हाय फ्रेंड्स, आज हम लोक प्रशासन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम हमारे सामान्यज्ञ विशेषज्ञ विवाद। मतलब लोक प्रशासन के अंदर उच्च पदों पर सामान्यज्ञों की भर्ती होनी चाहिए या फिर विशेषज्ञों की भर्ती होनी चाहिए, और कौन किसके ऊपर रहेगा और कौन किसके अधीनस्थ रूप में कार्य करेगा, इसके संबंध में लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है। तो हम इस विवाद को और इसके सभी पहलुओं को इस टॉपिक के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, सामान्यज्ञ विशेषज्ञ विवाद, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं जनरलिस्ट स्पेशलिस्ट कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहले हम देखें, लोक प्रशासन में सामान्यज्ञों और विशेषज्ञों के बीच में बहस एक चिरस्थायी मुद्दा रही है। मतलब बहुत लंबे समय से ये मुद्दा बना हुआ है विवाद का। खासकर देखें तो कुछ प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति और उनके कार्य को प्रकृति को लेकर ये सबसे ज़्यादा विवाद रहा है। विवाद की बात करें, विवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई? उत्पत्ति की बात करें तो सामान्यज्ञ विशेषज्ञ विवाद की जड़ का है हमारे नॉर्थकॉट ट्रेवलिनी रिपोर्ट, जो 1853 में आई थी। इस रिपोर्ट के आधार पे हमारा विवाद शुरू हुआ था। बात करें इस रिपोर्ट की तो इस रिपोर्ट ने ब्रिटिश प्रशासन में सुधारों की सिफारिश की थी कि ब्रिटिश प्रशासन में सुधार होने चाहिए। तो ये हमारी रिपोर्ट थी, हमारे नॉर्थकॉट ट्रेवलिनी रिपोर्ट, जो कब आई थी 1853 में ये रिपोर्ट आई थी। नाम आप याद रखेंगे, नॉर्थकॉट ट्रेवलिनी रिपोर्ट। इसने क्या किया था, ब्रिटिश प्रशासन में सुधारों की सिफारिश की थी, और इस रिपोर्ट को ही माना जाता है क्या, सामान्यज्ञ विशेषज्ञ विवाद की जड़। ये बात करें इस रिपोर्ट में ऐसा क्या लिख दिया गया था, तो इस रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटिश प्रशासन को चलाने वाली जो 18 वर्ष से 22 वर्ष के जो मेधावी नवयुवक नवयुवतियाँ हैं, इनको भर्ती करने की सिफारिश की थी। इन्होंने कहा कि जो प्रमोशन के जरिए यदि हम बंदों को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, या फिर नॉर्मली जो जनरलाइज की बात करते हैं या स्पेशलिस्ट की बात करते हैं, उन्होंने कहा 18 से 22 वर्ष के जो मेधावी, जो इंटेलिजेंट जो बंदे हैं, लड़कियां, नवयुवक नवयुवतियां हैं, इनको भर्ती करने की इन्होंने सिफारिश की थी। और उन्हें उस समय ICS अधिकारी कहा जाता था। और ये कैसे होते थे, सामान्यज्ञ होते थे। मतलब सभी विषयों के बारे में उनके पास सामान्य रूप से जानकारी होती थी। इसी रिपोर्ट में अधीनस्थ अधिकारी, मतलब टॉप लेवल के लिए, तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे सामान्यज्ञ अधिकारी होने चाहिए, जिन्हें वो क्या कहते थे, ICS अधिकारी। और बात करें इनके अधीनस्थ के रूप में, इनकी सहायता करने के लिए क्या, अधीनस्थ अधिकारियों की भर्ती की उन्होंने सिफारिश की थी, जो क्या होते थे, तकनीकी विशेषज्ञता या तकनीकी योग्यताधारी होते थे। ये ICS अधिकारियों के अधीनस्थ के रूप में काम करते थे। विवाद यहीं से शुरू हुआ कि जिन अधिकारियों के पास तकनीकी योग्यता है, वो अधीनस्थ के रूप में काम क्यों करेंगे उनके प्रति जिनके पास सामान्य से ज्ञान है, सामान्यज्ञ होते हैं, वो ऊपर रहेंगे, और अधीनस्थ के रूप में काम करेंगे कौन, तकनीकी योग्यता प्राप्त। यही विवाद की जड़ थी हमारे ट्रेवलिनी रिपोर्ट, जो 1853 में आई थी, ब्रिटेन के प्रशासनिक सुधारों को लेके। अब बात करते हैं दोनों का मतलब क्या है, सामान्यज्ञ किसे कहते हैं और विशेषज्ञ किसे कहते हैं। सामान्यज्ञ की बात करें तो वे मेधावी नवयुवक नवयुवतियाँ जो महाविद्यालय में, मतलब कॉलेज के अंदर स्नातकीय स्तरीय जो परीक्षा होती है, ये शिक्षा प्राप्त करके सेवाओं में चयनित होकर प्रशिक्षण के बाद प्रशासन में उच्च स्तरीय पदों पर नियुक्त किए जाते हैं। तो आप इनको शब्दों को याद रखेंगे, वे मेधावी नवयुवक नवयुवतियाँ जो महाविद्यालय में स्नातकीय शिक्षा प्राप्त करके सेवाओं में चयनित होकर, ठीक है, और प्रशिक्षण के पश्चात, ये 4 पॉइंट है, पर मेधावी नवयुवक नवयुवतियाँ तो होनी चाहिए। साथ ही साथ क्या, महाविद्यालय में स्नातकीय जो स्तरीय शिक्षा होती है, ग्रेजुएट की बात कर रहे हैं, वो प्राप्त करके, जो IAS की बात करें नॉर्मली हम, तो इसमें क्या है, सेवाओं में चयनित होकर रिक्रूटमेंट भर्ती, जैसे IAS की भर्ती, IRS की भर्ती, या फिर किसी भी प्रशासनिक स्तर की जो भर्ती है उसमें चयनित होकर फिर ट्रेनिंग मिलती है उनको। ट्रेनिंग के बाद उच्च स्तरीय पदों पर नियुक्त किए जाते हैं, तो वे सभी हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे सामान्यज्ञ जर्नलिस्ट कहलाते हैं। ये जर्नलिस्ट वो नहीं है जो हमारे क्या कहते हैं, पोपटलाल वाले कि जो टीवी में या अखबार के लिए काम करते हैं, ये जर्नलिस्ट है। सामान्यज्ञ मतलब जिनके पास सामान्य जानकारी होती है। प्राय इनके द्वारा के पोस्ट कॉर्प जो हमारे लूथर गुलिक का सिद्धांत था, पोस्ट कॉर्प, P का मतलब प्लानिंग, O का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, S का मतलब स्टाफिंग, D का मतलब डायरेक्टिंग, और C का मतलब कोऑर्डिनेटिंग, R का मतलब रिपोर्टिंग, B का मतलब बजटिंग। जिसमें एक इवोल्यूशन शब्द भी था जो 1971 में जुड़ा था पोस्ट कॉर्प के अंदर। तो इससे जुड़े हुए प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं किसके द्वारा, सामान्यज्ञ या जर्नलिस्ट के द्वारा। उदाहरण के लिए देखें, जैसे IAS हमारे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, RS जैसे हमारे राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, इनको हमारे सामान्यज्ञ के अंदर गिना जाता है। फिर विशेषज्ञ की बात करें, जिन्हें स्पेशलिस्ट कहते हैं, उनकी बात करें तो वो अधिकारी जो किसी पद पे अनिवार्य
क्या, वो अधिकारी जो किसी भी पद पर अनिवार्य व्यावसायिक योग्यता या तकनीकी योग्यता, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। यदि आपको स्पेशलिस्ट के बारे में बताना तो उसकी बात करें तो उसके स्पेशलिस्ट की बात है तो उसके पास व्यावसायिक या फिर तकनीकी योग्यता होनी ही होनी चाहिए। तो ये योग्यता होने के कारण इनको नियुक्त किया जाता है। साथ ही साथ देखें तो ये प्रशासन में सदैव मध्य स्तरीय जो पद होते हैं इन पे कार्य करते हैं, उच्च स्तरीय पदों पे काम नहीं करते हैं विशेषज्ञ। जैसे हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, कृषि विशेषज्ञ, कानून विशेषज्ञ, इनको हम क्या मानते हैं, स्पेशलिस्ट मानते हैं, विशेषज्ञ मानते हैं। अब दोनों में हमेशा लड़ाई चलती रहती है, विशेषज्ञ और जो सामान्यज्ञ हैं इनके बीच में क्या लड़ाई चलती रहती है। लड़ाई की बात करें तो दोनों में यदि सबसे पहले हम तुलना करके देखते हैं, क्या दोनों में तुलना करके देखते हैं, दोनों में तुलना करके देखें। यहाँ सामान्यज्ञ लिखा, यहाँ विशेषज्ञ लिखा। शिक्षा को लेकर देखें तो सामान्यज्ञ क्या होते हैं, सामान्य शिक्षा प्राप्त होते हैं, लेकिन वो बहुविषयक होते हैं। बहुविषयक मतलब सभी विषयों के बारे में उनको जानकारी होती है, लेकिन सामान्य जानकारी होती है। विशेषज्ञ की बात करें तो इनको तकनीकी या फिर व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त होती है, मतलब विशिष्ट क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, विशिष्ट क्षेत्र की अच्छी शिक्षा उनको मिली हुई होती है। फिर कार्य की प्रकृति की बात करें, सामान्यज्ञ प्रशासन में पोस्ट कॉर्प जो सिद्धांत था, अभी हमने देखा था लूथर गुलिक का, उससे संबंधित कार्य करते हैं, मतलब प्रबंधकीय या फिर नीति निर्माण संबंधी कार्य करते हैं। विशेषज्ञ की बात करें, इनके द्वारा तकनीकी या फिर विशिष्ट कार्य किए जाते हैं, मतलब क्रियान्वयन और सलाह देने का काम करते हैं। किनको, सामान्यज्ञों को। पद और स्थिति की बात करें तो सामान्यज्ञ की स्थिति की बात करें तो स्थिति के अनुसार प्रशासन में उच्च पदों पर नियुक्त किए जाते हैं सामान्यज्ञों को। विशेषज्ञों की बात करें तो सामान्यज्ञों की तुलना में निम्न या फिर मध्यस्थ पदों पर इनको नियुक्त किया जाता है। सामान्यज्ञों से तो नीचे ही इनको नियुक्त किया जाता है। वेतन की बात करें तो विशेषज्ञों की तुलना में ज़्यादा वेतन प्राप्त करते हैं हमारे सामान्यज्ञ। विशेषज्ञ की बात करें तो सामान्यज्ञों से कम वेतन मिलता है। नीति निर्माण में इनके योगदान की बात करें तो ये नीति निर्माण करते हैं। सामान्यज्ञ क्या करते हैं, नीति निर्माण करते हैं, मतलब इनका व्यापक दृष्टिकोण होता है, बड़ा दृष्टिकोण होता है, सभी क्षेत्रों से संबंधित नीतियाँ बनाते हैं। विशेषज्ञ की बात करें तो ये सामान्यज्ञ के द्वारा बनाई गई जो नीतियाँ होती है, जो सामान्यज्ञ नीतियाँ बनाते हैं, तो इन नीतियों का क्रियान्वयन करने का काम कौन करते हैं, विशेषज्ञ। क्यों, क्योंकि इनके पास तकनीकी विशेषज्ञता होती है। ट्रांसफर से स्थानांतरण की बात करें तो हमारे जो सामान्यज्ञ होते हैं इनके अंतर विभागीय स्थानांतरण होते हैं, मतलब अलग अलग विभागों के अंदर इनका स्थानांतरण होता है। विभिन्न विभागों में ये कार्य करते हैं, इसीलिए इनके पास सभी विभागों का अनुभव आ जाता है। विशेषज्ञों की बात करें तो सदैव एक ही विभाग या एक ही क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे डॉक्टर का ट्रांसफर हमेशा एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में होता है। ऐसा नहीं है एक डॉक्टर का ट्रांसफर वित्त विभाग में हो जाएगा या फिर जो रक्षा विभाग में हो जाएगा, तो सेम ही विभाग या क्षेत्र में उनको सेवाएं देते हैं। पदनाम की बात करें तो जो हमारे सामान्यज्ञ होते हैं इनको ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, जैसे हमारे IAS RAS होते हैं। जबकि हमारे विशेषज्ञ होते हैं इनको टेक्नोक्रेट्स कहते हैं, क्योंकि इनके पास टेक्निकल जानकारी या टेक्निकल योग्यता होती है, जैसे हमारे डॉक्टर, इंजीनियर। तो दोनों में हमने अंतर देख लिया। अब हम देखते हैं दोनों में लड़ाई चलती रहती है। लड़ाई चलती रहती है तो इनमें विवाद है। विवाद के कौन कौन से कारण हैं, विवाद के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो दोनों के बीच तनाव और विवाद के बहुत सारे कारण हैं। पहला आता है उच्च प्रशासनिक पदों पर इनकी नियुक्ति। तो विभिन्न उच्च प्रशासनिक पद जैसे कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, विभिन्न प्रकार के विभागों के सचिव, इन पे हमेशा सामान्यज्ञ की नियुक्ति की जाती है, जिससे हमेशा विशेषज्ञ नाराज रहते हैं। उनमें असंतोष रहता है कि हमने ऐसी कौन सी गलती की है, विशेष योग्यता पाने के बावजूद हमें बड़े बड़े पदों पर लगाया नहीं जाता। फिर वेतनमान और सुविधाओं की बात करें कि सामान्यज्ञों को विशेषज्ञों की तुलना में ज़्यादा पैसे, मतलब वेतनमान और सुविधाएं मिलती है, इसीलिए जो हमारे विशेषज्ञ ये नाराज रहते हैं। एक तो हमें विशेष योग्यता है, ऊपर से हमें तनख्वाह, वेतन और जो हमारी सुविधाएं ये भी कम है, ये हमारी नाराजगी का दूसरा कारण है। तीसरा कारण आता है स्थानांतरण की प्रकृति। स्थानांतरण की प्रकृति की बात करें तो सामान्यज्ञों के अंतर विभागीय स्थानांतरण होते हैं, जिससे उन्हें व्यापक रूप से अनुभव मिलता है कि सामान्यज्ञों को एक विभाग से दूसरे विभाग, जैसे रक्षा विभाग से वित्त विभाग है, वित्त विभाग से हमारे पंचायती राज विभाग में, तो अलग अलग विभागों में उनका ट्रांसफर होता रहता है, जिससे उन्हें अलग अलग तरह का अनुभव मिलता रहता है। जबकि विशेषज्ञ इस बात से नाराज रहते हैं कि उनका ट्रांसफर सदैव उसी विभाग में या उसी क्षेत्र में होता रहता है, मतलब उनकी नियुक्ति वहीं की जाती है, जिससे उनका अनुभव हमेशा सीमित ही रहता है। तो उनको लगाएंगे भी कहाँ, एक डॉक्टर को कहाँ लगा सकते हैं, अस्पताल में तो लगाएंगे और कहाँ लगा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जैसे एक डॉक्टर है उसको सबमरीन में लगा दिया जाए, या फिर एक डॉक्टर है उसको फाइटर प्लेन पर लगा दिया जाए, तो ऐसा तो कर नहीं सकते। तो ये हमेशा उनकी नाराजगी का कारण रहता है। फिर निरंकुश व्यवहार की बात करें, सामान्यज्ञों का विशेषज्ञों के प्रति निरंकुश व्यवहार होता है, उनकी सलाह को महत्व न देना भी विवाद का मुख्य कारण होता है। जब सामान्यज्ञ विशेषज्ञ से सलाह मांगता है, विशेषज्ञ जब सलाह देता है तो सामान्यज्ञ कई बार उस सलाह को नकार देता है, उसको
महत्व नहीं देता। तो इस वजह से भी जो विशेषज्ञ ये नाराज़ रहते हैं कि हम विशेषज्ञ होने के बावजूद अच्छी सलाह दे रहे हैं और सामान्य क्या उनको नकार देते हैं। फिर नीति निर्माण में भागीदारी की बात करें तो विशेषज्ञों के द्वारा इस बात पर आपत्ति की जाती है कि सामान्यज्ञों के द्वारा बनाई गई अतार्किक नीति है उनको उन्हें लागू करना पड़ता है, जबकि उनकी जो तकनीकी विशेषज्ञता है उनको नीति निर्माण में पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता। फिर अधीनस्थ भूमिका की बात करें तो विशेषज्ञों को हमेशा सामान्यज्ञों के अधीनस्थ के रूप में काम करता है, जिससे उन्हें क्या है ये लगता है कि उनकी विशेषज्ञता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा, उनकी जो विशेषज्ञता है वो पूर्ण रूप से उपयोगी साबित नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि एक तो उनको ऊंचे पदों पे नहीं लगाया जा रहा, साथ ही साथ क्या है उनको एक और टेंशन दे दी जाती है कि उन्हें अधीनस्थ रूप से काम करना पड़ेगा, किनके? सामान्यज्ञों के। तो ये कुछ विवाद के कारण है जिस वजह से हमारे जो विशेषज्ञ ये नाराज रहते हैं, किनसे? सामान्यज्ञों से। अब बात करें दोनों को बैठाएगा कि भाई तुम्हारी जो तर्क है वो तुम ऐसा क्यों सोचते हो। तो उन्होंने कहा कि हम बताते हैं हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। होता ना कि टिकटॉक में आता है कि मेरे साथ तो अन्याय हुआ है, तो पूछते हैं कि अन्याय क्यों हुआ है, आप बताओ तो सही, हम आपसे बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो सामान्यज्ञ है उनसे बात की। क्या? सबसे पहले क्या सामान्यज्ञों से बात की कि भाई तुम्हारा मुद्दा क्या है वो बताओ। कि वो कहते हैं कि प्रशासन चलाना एक क्या या फिर प्रशासन संचालित करना एक कला होती है, एक आर्ट होती है, जो सामान्यज्ञों को भली भांति आती है। मतलब सामान्यज्ञों का व्यक्तिगत व्यापक दृष्टिकोण होता है। तो जो हमारे सामान्यज्ञ थे उनसे बिठाया, सामने बैठा के पूछा कि भाई तुम अपना तर्क दो, भाई ये तो नाराज़ है, तुम अपनी बात क्या कह रहे हो कि भाई हम तो ऊपर ही रहेंगे। सामान्य कहते हैं हम तो सीनियर ही रहेंगे। वो बोलते हैं क्यों भाई तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हें सीनियर रहना चाहिए। वो बोलते हैं कि प्रशासन चलाना, प्रशासन को संचालित करना एक कला होती है जो सामान्य को भली भांति आती है। मतलब क्यों? क्योंकि उनका व्यापक दृष्टिकोण होता है, अलग अलग विभागों का उनके पास अनुभव होता है। विशेषज्ञ पूछते हैं अब तुम बोलो भाई तुम्हारी क्या बात है। वो बोलते हैं कि प्रशासन की जो सामान्य क्रियाएँ होती है ना, विशेषज्ञ भी भली भांति चला सकते हैं। कौन सा स्पेशल काम करते हैं सामान्यज्ञ? ये कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं कि ये छोटे मोटे काम तो हम भी कर सकते हैं। प्रबंधन कौशल विकसित किया जा सकता है, अगर जो चीज़ हमें नहीं आती वो हम सीख लेंगे। विशेषज्ञ कहते हैं कि भाई छोटे मोटे काम करना ही जो सामान्य करते हैं ये तो हम भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे मान लो जो काम हमें नहीं आ रहा वो हम सीख लेंगे। तो ये बात भी सही है। सामान्य कहते हैं कि उनके पास विभिन्न विभागों में काम करने से, अलग अलग विभागों में काम करने से सामान्य का दृष्टिकोण कैसा हो जाता है? व्यापक हो जाता है। जबकि विशेषज्ञ संकीर्णता से ग्रस्त होते हैं, मतलब उन्हें एक विशेष क्षेत्र के बारे में ही जानकारी होती है, जबकि सामान्यज्ञों के पास ज़्यादा से ज़्यादा बड़े क्षेत्रों की जानकारी, मतलब व्यापक दृष्टिकोण होता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि विशेषज्ञ को भी यदि एक बार मौका मिले तो वो भी अपनी क्षमता है सिद्ध कर सकता है और अपना दृष्टिकोण व्यापक कर सकता है। ऐसा नहीं है हमें लगाया ही एक ही विभाग में गया तो हमारा दृष्टिकोण व्यापक कैसे हो। हमें एक मौका तो देके देखो, हमारा दृष्टिकोण भी व्यापक हो जाएगा। फिर सामान्य के कहता है कि अरे तुम छोटी मोटी बातें करते हो, छोटे मोटे क्षेत्र के अंदर काम करके बड़ी बड़ी बातें करते हो। नीति निर्माण करना बहुत ही जटिल काम है, तुम्हें क्या पता नीति निर्माण करना कितना मुश्किल काम है, और नीति निर्माण केवल एक सामान्य ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास विभिन्न पहलुओं की जानकारी होती है, विभिन्न पहलुओं को समझने की क्षमता होती है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि भैया नीति निर्माण करना मानता हूँ कि जटिल कार्य है, नीति निर्माण करना बहुत जटिल कार्य है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि विशेषज्ञ नीति निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि जटिल कार्य विशेषज्ञ ज़्यादा अच्छी तरह कर सकता है। क्यों? क्योंकि विशेष अधिकारी तकनीकी बारीकियां भली भांति जानते हैं, और उसका यदि कोई दिक्कत आए तो उसका व्यावहारिक समाधान भी विशेषज्ञ दे सकते हैं, सामान्य को पता ही क्या है। फिर चौथी बात आती है हमारी, प्रशासन में निर्णय निर्माण सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है, और सामान्यज्ञ इसके अंदर सिद्ध कौशल है, मतलब एक्सपर्ट होता है किसमें? निर्णय निर्माण में। तो फिर विशेषज्ञ कहते हैं कि भाई मात्र आदेश दे देना कोई निर्माण क्षमता नहीं होती भैया ऊपर से आदेश आया, ऊपर से आदेश आया, ऊपर से आदेश आया, इस तरह आदेश देना कोई निर्णय निर्माण क्षमता नहीं होती। वास्तविक निर्णय तो विशेषज्ञता पे आधारित होता है कि यदि विशेषज्ञ ही अच्छे निर्णय ले पाएंगे। इस सामान्य के साथ कहते हैं कि विशेषज्ञों को केवल कार्य विशेष में प्रशिक्षण प्राप्त होता है, मतलब उनका एक सीमित दायरा होता है, इसीलिए वो बेहतर कार्य नहीं कर पाएंगे।
तो हमारे विशेषज्ञ साहब कहते हैं कि सामान्य को केवल नियाम के कार्य हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है जो विकास प्रशासन के में अनुप्रयुक्त है, मतलब कैसे प्रशासन चलाया जाए इसके बारे में ही उनको ट्रेनिंग मिलती है। और इस ट्रेनिंग से क्या विकास प्रशासन होना ज़रूरी नहीं है, विकास के लिए क्या तकनीकी ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सामान्यज्ञ कहते हैं सामान्यज्ञ की स्थिति परंपरा के रूप से चली आ रही है, मतलब ऐसा नहीं है। सामान्यज्ञ कहते हैं कि भैया आज से हम ऊपर नहीं है, हम तो शुरू से ही ऊपर है, आज की बात थोड़ी है, मतलब ये स्थापित और प्रभावी है, लंबे समय से चलती आ रही है और कितना बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि भैया अब टाइम चेंज हो गया है, युग परिवर्तन का दौर है, इसमें सभी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, मतलब योग्यता और विशेषज्ञता को महत्व मिलना चाहिए। ये नहीं कि शुरू से चलता आ रहा है, इसको आगे भी चलाना है। फिर सामान्य कहते हैं श्रेष्ठ नीति निर्माण करके सामान्य अधिकारी विशेषज्ञों के कार्य को सरल बनाते हैं कि भाई अच्छी अच्छी नीतियाँ बना के जो हमारे स्पेशलिस्ट होते हैं उनके काम को आसान बनाने का ही तो कार्य कर रहे हैं, हम उनको मुश्किल थोड़ी बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इसके लिए एक समग्र ढांचा तैयार करते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि भाई उन्हें थोपे हुए आदेश मिलते हैं कि भैया हमें ये वाला काम करना, अपना दिमाग नहीं लगाना, ऊपर से जो आदेश आए उसको वैसे वैसे लागू करना है, जिसमें उनकी विशेषज्ञता का सम्मान नहीं किया जाता। तो दोनों के बारे में हमने विचार देखे कि दोनों एक दूसरे को काउंटर करते हुए विचार थे। अब बात करते विचार तो देख लिया हमने, अब उनकी जो समस्याएं उनका समाधान किस प्रकार से किया जाता है, मतलब सामान्य गैर विशेषज्ञ विवाद के क्या क्या समाधान हो सकते हैं। तो इस विवाद को सुलझाने और दोनों की जो भूमिकाएं हैं उनको प्रभावी बनाने के लिए कई सुझाव दिए गए। पहला आता है विभाग प्रमुख का निर्धारण, मतलब कोई भी विभाग हम बना रहे हैं, नया विभाग या पुराना विभाग है, तो इसमें पहले से निर्धारित कर दिया जाना चाहिए किस विभाग का प्रधान अधिकारी जो हेड है सामान्यज्ञ होगा या फिर कोई विशेषज्ञ होगा, ताकि स्पष्टता और न्यायसंगतता हो। मतलब पहले से पता होना चाहिए कि किस विभाग का जो प्रधान अधिकारी हेड ऑफ द ऑफिस है ये सामान्यज्ञ होगा या विशेषज्ञ होगा, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। फिर नई नई जितनी भी अखिल भारतीय सेवाएँ हैं उनका गठन किया जाना चाहिए। कुछ नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जाना चाहिए जो विशिष्ट क्षेत्र जैसे में चिकित्सा, कृषि, शिक्षा, इस तरह से अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जाना चाहिए जिसमें हमारे विशेषज्ञों को उच्च पदों पर जाने का अवसर मिले। ऐसा नहीं है वहाँ पे सामान्यज्ञों की भर्ती नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे प्रशासन में ही होनी चाहिए सामान्यज्ञों की भर्ती, बल्कि जो हमारे विशेष जो सेवाएं होती है तो उनके अंदर तो क्या विशेषज्ञों को ही उच्च पदों पर जाने का मौका मिलना चाहिए। इस संयुक्त प्रशिक्षण की बात करें, सामान्यज्ञ और विशेषज्ञों के प्रशिक्षण की व्यवस्था एक ही जगह पर कराई जानी चाहिए ताकि उनके बीच जो विचारों का आदान प्रदान हो और इनके बीच क्या है सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किए जा सके। फिर सचिवालय निदेशालय के एकीकरण की बात करें, सचिवालय क्या होता है, सचिवालय जहाँ पे हमारे सामान्यज्ञ होते हैं, निदेशालय जहाँ हमारे विशेषज्ञ होते हैं, इन दोनों को एकीकृत कर दिया जाना चाहिए, मतलब इनका एक ही ऑफिस बना दिया जाना चाहिए ताकि नीति निर्माण और क्रियान्वयन को बेहतर बनाया जा सके। जैसे सचिवालय एक बड़ा ऑफिस बना दिया जाना चाहिए जिसके अंदर निदेशालय भी शामिल हो। फिर समान वेतन और सुविधाओं की बात करें तो दोनों के वेतन और सुविधाएं क्या समान कर दी जानी चाहिए ताकि विशेषज्ञों में असंतोष कम हो। क्यों? क्योंकि पैसा ही अंतर लेके आता है, पैसा इस असंतोष पैदा करता है। यदि तनख्वाहें बराबर है तो कई तो लोग क्या है आराम से संतुष्ट हो जाएंगे कि कोई बात नहीं, पैसे तो बराबर और सुविधाएं तो बराबर ही मिल रही है। और फिर पहले प्रशासनिक सुधार आयोग ने कुछ सिफारिशें दी थी। तो पहले प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1966 से 1970 के बीच में था, के हनुमंता के अध्यक्षता में। तो उनके अनुसार 2 नई सेवाओं का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा 2 नई सेवाओं का गठन किया जाना चाहिए। एक तो हमारी कार्यात्मक सेवाएं होती है जो क्या है विशेषज्ञों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। कार्यात्मक मतलब फंक्शनल सर्विसेज है, ये क्या है केवल के विशेषज्ञों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। और दूसरी हमारी गैर कार्यात्मक नॉन फंक्शनल सर्विस की बात करें तो इसमें हमारे सामान्य गैर विशेषज्ञ दोनों ही अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। फिर अगला उपाय आता है हमारे बदलती परिस्थितियों के अनुसार ढालना। तो सामान्य अधिकारियों को परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार ढालना पड़ेगा। जो हमारे सामान्य अधिकारी हैं वो ये नहीं कह सकते कि शुरू से ऐसा ही चलता आ रहा है तो आगे भी ऐसा ही चलेगा। तो सामान्य अधिकारियों को परिवर्तित जितनी परिस्थितियाँ हैं उनके अनुसार ढालना पड़ेगा। उन्हें तकनीकी ज्ञान और विशेषज्ञता का सम्मान करना सीखना पड़ेगा। फिर इंटीग्रेटेड हायरार्की की बात करें, एकीकृत पद सोपान की बात करें तो इस समस्या का एक समाधान एकीकृत पद सोपान भी हो सकता है जिसे पाकिस्तान ने अपना रखा है। तो इसमें क्या है एक ही पदानुक्रम में सामान्यज्ञों और विशेषज्ञों को एकीकृत किया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं ग्रेड पे। क्या ग्रेड पे की बात करें तो एक सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ यदि सेम है तो उन्हें सेम ग्रेड पे रखना जाना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये इससे अधीनस्थ है और ये इससे उच्चस्थ है, ऐसा पता नहीं चलना चाहिए। तो ये हमारे कहाँ अपना जा चुका है, ये हमारे पाकिस्तान ने अपना रखा है।
फिर अलग अलग सिफारिशों की जो समितियां हैं उनकी सिफारिशों की बात करें, जो अलग अलग समितियों ने सिफारिशें दी थी इसको दूर करने के लिए। जैसे हमारे ब्रिटेन की एक फुलटन कमेटी थी 1966 की, उन्होंने क्या कहा कि प्रशासन में विशेषज्ञों का पक्ष लिया जाना चाहिए और उनकी भूमिका बढ़ाने की सिफारिश की थी। किसने? ब्रिटेन की फुलटन कमेटी ने। तो फुलटन कमेटी ने तो क्या कहा, प्रशासन में विशेषज्ञों का पक्ष लिया। जबकि अमेरिका की जो हूवर आयोग था जो 1956 में आया था, इसमें प्रशासन ने सामान्यों के समर्थन की बात की। तो दोनों उल्टा देख सकते हो कि फुलटन कमेटी ने तो क्या विशेषज्ञों का पक्ष लिया, 1966 वाली थी, और हूवर आयोग था उसने 1956 में आया था, उसने सामान्यों का पक्ष लिया। तो दोनों अलग अलग सिफारिशें कर रही है। ये विवाद आज भी प्रासंगिक है, मतलब आज भी वैसा का वैसा बना हुआ है। कई देशों में दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करने के प्रयास जारी है ताकि प्रशासन की दक्षता और जवाबदेही दोनों को सुनिश्चित किया जा सके। अब इसका एक और उपाय हो सकता, उपाय तो नहीं कह सकते, एक तरीका निकला है सिविल सेवाओं में पार्श्विक प्रवेश, लेटरल एंट्री इन सिविल सर्विसेज। मतलब कि कई बार क्या होता है, सामान्य से परीक्षा ली जाती है, आईएएस की परीक्षा लेंगे, परीक्षा में पास होंगे, पास होकर उनको लगाया जाएगा। लेकिन जब कभी भी कि विशेषज्ञ सेवा की जरूरत पड़ती है तो क्या किया जाए, तब हमारे एक तरीका आता है सिविल सेवा में पार्श्विक प्रवेश। मतलब चुपके से एक जो विशेषज्ञ है उसको प्रशासन के अंदर ले लिया जाए, उसकी योग्यता है उसको काम में लिया जाए और प्रशासन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। तो सिविल सेवा में पार्श्विक प्रवेश एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके तहत क्या किया जाता है, इसके तहत निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या फिर अन्य कोई सरकारी संगठन है, वहाँ के अनुभवी और पेशेवर विशेषज्ञ उनको सीधे सिविल सेवाओं में मध्य या फिर उच्च स्तरीय जो पद होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है, बजाय इसके कि वो पारंपरिक रूप से जो यूपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षाएं होती हैं जैसे आईएएस, आईपीएस, इनके माध्यम से मतलब परीक्षा में पास करने के बजाय सीधे ही उनको उच्च स्तरीय पद या फिर मध्य स्तरीय पदों पर नियुक्त कर दिया जाए। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सरकार में विशिष्ट कौशल, ज्ञान और अनुभव को लेके आना। बात करें इसका प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया की बात करें तो भारत में पार्श्विक प्रवेश की प्रक्रिया को सरकार ने हाल ही के वर्षों में क्या अधिक औपचारिक और संरचित बनाया है, जिसे आमतौर पे देखा जा सकता है क्या कि सबसे पहले हमारे पार्श्विक प्रवेश के लिए क्या करते हैं, पदों की पहचान करते हैं, फिर अधिसूचना जारी करते हैं। तो सबसे पहले विभिन्न मंत्रालयों, विभागों के द्वारा उन विशिष्ट क्षेत्रों और पदों की पहचान की जाती है जहाँ पे हमें विशेषज्ञता की जरूरत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मंत्रालय विभाग के उन पदों या क्षेत्रों का पहचान करेंगे जहाँ पे हमारी विशेषज्ञता की जरूरत है। फिर डीओपीटी विभाग है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, क्या करता है, इन पदों के लिए एक विस्तृत अधिसूचना जारी करता है। जो ये पद है इन पदों के लिए क्या करता है, एक विस्तृत अधिसूचना जारी करता है जिसमें हमारे आवश्यक योग्यता, अनुभव, आयु सीमा और आवेदन प्रक्रिया का सब चीज़ों का उल्लेख होता है। एक अधिसूचना जारी करता है जिसमें क्या क्या होता है कि जो लेटरल एंट्री कर रहे हैं उसकी योग्यता क्या होगी, अनुभव क्या होगा, आयु सीमा क्या होगी और किस प्रकार से वो आवेदन कर सकता है। और ये पद क्या आमतौर पे हमारे संयुक्त सचिव, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, निदेशक, उप सचिव, डेप्यूटी सेक्रेटरी, इन पदों पे होते हैं। तो पदों की पहचान, अधिसूचना जारी कर दी जाती है। फिर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, उसकी बात करें तो आवेदन क्या आमतौर पर ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। उम्मीदवारों को अपने बायोडेटा, अनुभव प्रमाण पत्र और अन्य जो प्रासंगिक दस्तावेज है वो जमा कराने पड़ते हैं। स्क्रीनिंग की बात करें तो जो प्राप्त होने वाले आवेदन है इनकी गहनता से स्क्रीनिंग की जाती है। जो आवेदन प्राप्त हुए उनकी क्या करेंगे, गहनता से बिल्कुल थॉरोली गहन रूप से क्या करेंगे, स्क्रीनिंग की जाएगी, छांटेंगे उनमें, ताकि ये सुनिश्चित कर सकें कि उम्मीदवार न्यूनतम योग्यता और अनुभव मानदंडों को पूरा करता है या नहीं। यह चरण क्या करता है, आमतौर पर किसी परामर्शदाता फर्म या फिर डीओपीटी विभाग के द्वारा किया जाता है ताकि ये चेक किया जा सके। फिर बंदे का क्या किया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, साक्षात्कार किया जाता है। स्क्रीनिंग के बाद शॉर्ट लिस्ट किए गए जो उम्मीदवार होते हैं उनको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। और भारत में इन साक्षात्कारों को नॉर्मली कौन करता है, यूपीएससी के द्वारा आयोजित किया जाता है, जो चयन प्रक्रिया में विश्वसनीयता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। मतलब यूपीएससी पे कभी भी सवाल नहीं खड़े हुए यूपीएससी की प्रक्रिया पे। साक्षात्कार में क्या उम्मीदवारों के डोमेन ज्ञान, नेतृत्व क्षमता, समस्या समाधान कौशल, सरकारी कार्य प्रणाली के प्रति जो उनकी समझ है, इन सब का आकलन किया जाता है। अब फिर देखेंगे पृष्ठभूमि की जांच, जहां से वो आया। तो चयनित उम्मीदवार है उनकी पृष्ठभूमि की विस्तृत रूप से जांच की जाती है, जिसमें वो क्या चेक किया जाता है, उनका पिछला रोजगार, पहले क्या काम करते थे, शैक्षणिक योग्यता, उनके कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, इन सब चीज़ों की जांच की जाती है। फिर लास्ट में क्या करते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट कर दी जाती है। तो फल उम्मीदवारों को, मतलब लास्ट के उम्मीदवारों को
अनुबंध के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ये शब्द आप याद रखेंगे, लेटरल एंट्री के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नियुक्ति की जाती है। तो क्या है, अनुबंध के आधार पे या कुछ निश्चित अवधि जैसे 3 से 5 साल के लिए उनको नियुक्त किया जाता है, जैसे क्या प्रदर्शन के आधार पे आगे बढ़ाया जा सकता है। और ये क्या स्थायी सिविल सेवा कोई पद नहीं होता, बल्कि क्या है, एक विशेष कार्य के लिए निश्चित अवधि के लिए की गई नियुक्ति होती है। तो आप इसे याद रखेंगे, ये क्या होता है, कोई परमानेंट भर्ती नहीं है, ये क्या है, परमानेंट भर्ती नहीं है, बल्कि क्या होता है, ये विशेष कार्य के लिए निश्चित अवधि की एक नियुक्ति होती है। अब लेटरल एंट्री के लाभ क्या हैं उनकी बात करें तो पार्श्विक प्रवेश से सरकार और शासन को बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है विशेषज्ञता का समावेश। तो ये सरकार को विशिष्ट क्षेत्र जैसे हमारे वित्त, अर्थशास्त्र, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन क्षेत्रों में गहन डोमेन विशेषज्ञता रखने वाले, मतलब उनके क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाले जो हमारे पेशेवर हैं उनको सिस्टम में लेके आना है, जो क्या करेंगे, नीति निर्माण और फिर हमारे कार्यान्वयन को, जो सिस्टम है इसकी गुणवत्ता में सुधार करने का कार्य करता है। तो विशेषज्ञता का समावेश करना किसमें, हमारे संगठन में। फिर नवीनता नई सोच की बात करें, नवीनता नई सोच की बात करें तो निजी क्षेत्र या फिर अन्य संगठनों से आने वाले व्यक्ति क्या है, अक्सर नई सोच, बेस्ट प्रैक्टिसेस, नवाचार और परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण लेके आते हैं, जो क्या हमारे पारंपरिक सरकारी कार्यप्रणाली को गतिशील बना सकते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे पारंपरिक सरकारी कार्यप्रणाली को क्या है, गतिशील बना सकते हैं। फिर दक्षता और प्रभावशीलता में वृद्धि की बात करें, अनुभवी पेशेवरों को महत्वपूर्ण पदों पर तैनात करने से, जो हमारे अनुभवी पेशेवर हैं इनको क्या महत्वपूर्ण पदों पर तैनात करने से क्या होता है, सरकारी कार्यक्रमों और परियोजनाओं के क्या, हमारे सरकारी कार्यक्रमों और परियोजनाओं के निष्पादन में समग्र दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ सकती है। फिर मानव संसाधन अंतराल को भरना, तो ये क्या करता है, उन विशिष्ट क्षेत्रों में योग्य और अनुभवी जो अधिकारी है इनकी कमी को पूरा करने में मदद करता है। वह विशिष्ट क्षेत्र है वहाँ पे हमारे अनुभवी जो अधिकारी और विशेष योग्यता वाले अधिकारी है वो है ही नहीं, तो उनकी जो कमी है उनको पूरा करने की कोशिश करता है, उनकी मदद करता है। जहाँ हमारे क्या पारंपरिक सिविल सेवाओं में पर्याप्त विशेषज्ञता नहीं हो सकती, वहाँ पे हमारे ये आते हैं। फिर प्रदर्शन आधारित संस्कृति को बढ़ावा देना, जो कि हमारे पार्श्विक प्रवेश आमतौर पे क्या प्रदर्शन आधारित होता है, इसीलिए यह सरकारी संस्थानों में परिणाम उन्मुख और जवाबदेह संस्कृति को बढ़ावा देता है। फिर बात करें आधुनिक प्रबंधन पद्धतियाँ, या आधुनिक प्रबंधन पद्धतियों की बात करें तो निजी क्षेत्र के पेशेवर आधुनिक प्रबंधन तकनीकों, परियोजना प्रबंधन और डेटा संचालित निर्णय लेने में के कौशल ला सकते हैं। फिर आखिरी फायदे की बात करते हैं सिविल सेवाओं के लिए प्रेरणा, सिविल सेवकों के लिए प्रेरणा की बात करें तो मौजूदा जितने भी हमारे सिविल सेवक हैं उनको अपने कौशल को लगातार उन्नत करने, बढ़ाने और विशेषज्ञता विकसित करने के लिए प्रेरित करता है कि भाई तुम भी यदि ये योग्यता हासिल करते हो, उन्नत करते हो अपने आप को, विशेषज्ञता हासिल करते हो तो तुम भी जा सकते हो। क्यों? क्योंकि उन्हें बाहरी विशेषज्ञ से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें लगता है कि यदि हम बेहतर विशेषज्ञता हासिल नहीं करेंगे तो बाहर का कोई बंदा आएगा और वो सचिव या बड़े बड़े पदों पे चला जाएगा, तो इसलिए क्या है उनमें प्रेरणा आती है। फिर बात करें विशेषता की, जो पार्श्विक प्रवेश है उसकी विशेषता की बात करें तो पहली विशेषता आती है विशेषज्ञता उन्मुख। ये क्या है, हमारे जो लेटरल एंट्री के जरिए जो हमारे विशेष या उच्च या मध्य पदों पर जो आते हैं हमारे अधिकारी, उनकी बात कर रहे हैं तो ये किसी विशिष्ट क्षेत्र में गहरी विशेषज्ञता वाले व्यक्तियों की तलाश करता है, न कि सामान्य जो प्रशासनिक कौशल वाले व्यक्तियों की। फिर गैर पारंपरिक भर्ती होती है, ये हमारी यूपीएससी की सामान्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती की पारंपरिक विधि से अलग होती है। फिर मध्य से उच्च स्तरीय पदों की बात करें तो पार्श्विक प्रवेश आमतौर पर सहायक सचिव, असिस्टेंट सेक्रेटरी या निदेशक स्तर के ऊपर के जितने पद होते हैं जहां में रणनीतिक इनपुट की आवश्यकता होती है उनके लिए इनकी भर्ती की जाती है। फिर निश्चित अवधि का अनुबंध की बात करें तो अधिकांश पार्श्विक प्रवेश नियुक्ति क्या स्थायी नहीं होती, मतलब 2 से 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे की जाती है, बल्कि ये 3 से 5 सालों के निश्चित कार्यकाल के लिए होती है, जिन्हें प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाया भी जा सकता है। फिर प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन की बात करें तो इन नियुक्तियों में प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इन नियुक्तियों में क्या किया जाता है, प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। फिर इनकी डाइवर्स बैकग्राउंड की बात करें, विविध पृष्ठभूमि की बात करें तो उम्मीदवारों को निजी क्षेत्र, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, गैर सरकारी संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या फिर कोई अन्य
जो सरकारी निकाय है वहाँ से आकर्षित किए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये विशेषज्ञता वाले क्षेत्र से नहीं आते। तो ये कहाँ से आ सकते हैं? ये हमारे निजी क्षेत्र से आ सकते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से, गैर सरकारी संगठनों से, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से, या फिर कोई अन्य जो सरकारी निकाय वहाँ से आ सकते हैं। फिर चयन में यूपीएससी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में यूपीएससी को चयन प्रक्रिया में शामिल करके निष्पक्षता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि भैया इसमें भाई भतीजावाद तो नहीं है। बात करें इसको चयन से संबंध में कौन कौन सी चुनौतियों की बात करें तो पार्श्विक प्रवेश की अवधारणा को लागू करने में कई गंभीर चुनौतियों और चिंताएं सामने है। सबसे पहले दिक्कत आती है निष्पक्षता और पारदर्शिता का मुद्दा, जिसमें बात करें चयन प्रक्रिया की। तो ये सुनिश्चित करना बहुत चुनौती का काम होता है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह से योग्यता आधारित और पारदर्शी हो, न कि पक्षपात और भाई भतीजावाद से प्रेरित। ऐसा नहीं कि वो मंत्री अपने किसी रिश्तेदार को लेटरल एंट्री के नाम पे उच्च पदों पे लगा दे। फिर निजी हित की बात करें तो आशंका यही रहती है कुछ निजी हित समूह अपने एजेंडा को बढ़ावा देने के लिए अपने लोगों को सरकार में लाने का प्रयास करते हैं लेटरल एंट्री के नाम पे। फिर मौजूदा सिविल सेवकों का मनोबल, जैसे मान लीजिए कोई आईएएस भर्ती में नियुक्त होता है तो उसे लगता है कि वो एक समय पे सचिव बन जाएगा, लेकिन जब उसे पता चलता है वो सचिव कभी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि लेटरल एंट्री के जरिए कोई सचिव आगे आ जाएगा और वो सचिव बन जाएगा। तो इससे क्या पदोन्नति के अवसर कम होते हैं। तो पारंपरिक सिविल सेवकों में यह भावना आ सकती है कि उनके पदोन्नति के अवसर कम हो रहे हैं, जिससे उनके मनोबल और प्रेरणा का पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। फिर कार्य संस्कृति में टकराव आएगा, क्योंकि पारंपरिक जो सिविल सेवाओं की पद सोपान आधारित और नियम आधारित संस्कृति है, निजी क्षेत्र की जो परिणाम उन्मुख और लचीली संस्कृति है, उसमें टकराव हो सकता है। जो नॉर्मली कार्य संस्कृति है सरकार की, तो उससे जो हमारे विशेषज्ञता आधारित जो लेटरल एंट्री के जरिए आएगा, तो दोनों की संस्कृति में टकराव हो सकता है, दोनों के मामले अलग अलग हो सकते हैं। फिर कार्य प्रणाली के साथ अनुकूलन, सरकारी कार्य प्रणाली है उसके साथ अनुकूलन की बात करें तो नौकरशाही प्रक्रिया, निजी क्षेत्र से आने वाले जितने भी हमारे पेशेवर हैं, निजी क्षेत्र से आने वाले जितने भी हमारे पेशेवर हैं उनको सरकारी नियमों, प्रक्रियाओं, लाल फीताशाही और बहुहितधारक वातावरण है, इनके साथ तालमेल बिठाने में समस्या आ सकती है, जिसकी वजह से क्या है निर्णय धीमे पड़ सकते हैं। ऊपर से वो तो निर्णय सही देंगे, लेकिन हो सकता है नीचे वाले उनको समझ ही ना पाए, ना समझ नहीं पाएंगे, तो उनको निर्णय को लागू करने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। फिर जवाबदेहिता का अभाव, निजी क्षेत्र के पेशेवरों को सीधे तौर पे, जो हमारे निजी क्षेत्र के पेशेवर हैं उनको सीधे तौर पे विधायिका और जनता के प्रति उस तरह की जवाबदेही की आदत नहीं होती जैसे हमारे सिविल सेवकों को होती है। फिर बात करें जवाबदेही और कार्यकाल सुरक्षा की बात करें। क्या जवाबदेही और कार्यकाल सुरक्षा की बात करें तो राजनीतिक जवाबदेही क्या होती है। सबसे पहले देखें तो पार्श्विक प्रवेश के माध्यम से जो नियुक्त अधिकारी है, इनकी राजनीतिक जवाबदेही की प्रकृति स्पष्ट नहीं होती कि वो किसके प्रति जवाबदेह होंगे। फिर कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित कार्यकाल उन्हें क्या करता है दीर्घकालिक नीतियों को के प्रति कम प्रतिबद्ध बनाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो सिविल सर्वेंट होते हैं ये तो बड़ी बड़ी मतलब 10-10, 15-15, 20-20 साल की नीतियाँ बनाने से चूकते नहीं हैं, मतलब उसमें हिचकिचाते नहीं हैं। लेकिन जो लेटरल एंट्री के जरिए जो हमारे अधिकारी मतलब सचिव या उच्च स्तर के पदों पे नियुक्त किए जाते हैं, जब उनको लगाया 2-3 साल के जाता है तो वो क्या है लंबे जो नीतियाँ होती है, बड़ी बड़ी नीतियाँ बनाने से कतराते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कार्यकाल छोटा सा होता है, उनके पास पारंपरिक सिविल सेवकों जितनी कार्यकाल की सुरक्षा नहीं होती, जिससे वो कठिन निर्णय लेने से हिचकिचाते हैं। वे ऐसा निर्णय नहीं लेते जिससे उनका कार्यकाल में दिक्कत आए। लेकिन सिविल सर्वेंट की तो क्या होती है परमानेंट नौकरी होती है, तो वो तो बड़े बड़े निर्णय आसानी से ले पाता है। फिर विशेषज्ञता बनाम सामान्यज्ञ विवाद की बात करें तो भारतीय सिविल सेवा का पारंपरिक जो मॉडल है सामान्यज्ञों पर आधारित है। पार्श्विक प्रवेश विशेषज्ञता पर जोर देता है, जिससे हमारे सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ बहस और तेज हो जाती है और सेवा के भीतर एक विभाजन पैदा हो जाता है। और यह तर्क दिया जाता है कि सामान्यज्ञ भी विभिन्न एक्सपोजर के माध्यम से विशेषज्ञता हासिल कर सकता है। फिर बाहर निकलने की रणनीति का अभाव, या बाहर निकलने की रणनीति के अभाव की बात करें, यदि एक पार्श्विक प्रवेशी अधिकारी उम्मीदों के अनुरूप प्रदर्शन नहीं करता तो उसे सेवा से बाहर निकालने की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है, जिससे चुनौतियां स्पष्ट हो सकती हैं कि विशेषज्ञ भर्ती तो कर दी, अंदर तो ले लिया, और यदि ठीक से काम नहीं कर रहा तो उसे बाहर कैसे निकालेंगे, ये अभी तक ठीक से क्लियर नहीं किया गया है। फिर सरकारी लोकाचार और नैतिक मूल्यों पर का आत्मसात की बात करें तो निजी क्षेत्रों का लाभ उन्मुख लोकाचार कभी कभी सार्वजनिक सेवा के लोकाचार और नैतिक मूल्यों से भिन्न हो सकता है, जिससे उनके हितों का टकराव हो सकता है। तो ये बात कर रहे हैं कि निजी क्षेत्र में तो क्या देखा जाता है कि कैसे भी करके फ़ायदा होना चाहिए, तो ऐसा लोकाचार है जो लाभ उन्मुख है। लेकिन हमारे सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होता है लोकाचार कैसा आता है नैतिक मूल्यों से आधारित।
तो दोनों में अंतर हो सकता है। दोनों में अंतर होने से दोनों में टकराव भी हो सकता है। फिर राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना की बात करें तो ये भी चिंता की जाती है कि पारस्परिक प्रवेश का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए या फिर कुछ पसंदीदा व्यक्तियों को सरकारी पदों पर नियुक्त करने के लिए किया जा सकता है। तो राजनीतिक हस्तक्षेप भी इसमें हो सकता है। संक्षेप में देखें तो पारस्परिक प्रवेश एक आकर्षित अवधारणा है जो हमारी सरकार में दक्षता और विशेषज्ञता ला सकती है, लेकिन इसके सफल कार्यान्वयन के लिए चयन प्रक्रिया में उच्चतम स्तर की निष्पक्षता, मौजूदा सिविल सेवकों के मनोबल का ध्यान रखना और बाहरी विशेषज्ञों के लिए पर्याप्त अनुकूलन तंत्र विकसित करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने जो हमारे सामान्य के विशेषज्ञों के विवाद को देखा और एक नया उपाय जो पारस्परिक प्रवेश है, लैटरल एंट्री है, इसके बारे में काफ़ी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।